तो वेलकम बैक बच्चों। अब आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के बारे में। अब यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब बच्चों आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में प्लस 2 में भी पढ़ा होगा, प्लस 1 में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और वही कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये होती है और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स, डिस्कस इट। अब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब आता है, देखो नाम से पता चल रहा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मींस दो डिफरेंट एटम्स, उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट दो डिफरेंट एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एज अ मेंबर ऑफ द रिंग। और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डील करती है सिंथेसिस के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, एप्लीकेशंस के साथ ऑफ द हेट्रोसाइकल्स। अब आगे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल बताए हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें क्या क्या आ जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आ जाएंगी, मोस्ट बायोमास में सेलुलोज रिलेटेड मटेरियल्स आ जाएंगे, बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक डाइज आ जाएंगी। ये सारे जो है वो एग्जांपल आ जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। अब और इन्होंने कहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द नोन कंपाउंड्स, आधे से ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो हेट्रोसाइक्लिक ही होते हैं। और 59% जो यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स है उनके अंदर नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक जो है वो नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यूएसएफडीए क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी ब्रांच होती है। मतलब एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूएस की एक रेगुलेटरी ब्रांच है। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी ब्रांच आ जाती है जो कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं, न्यू ड्रग्स होती है या जेनेरिक ड्रग्स होती है, उन सब की जो है वो रिकॉर्ड्स को या उन सब की जो है न्यू ड्रग्स के अप्रूवल को जो है वो अप्रूव करती है यूएसएफडीए जो है। ठीक है, अब आगे इन्होंने यहाँ पर बताया क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में आ जाएगा कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है उसकी जो भी स्टडी है वो मेनली फोकस करती है अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स पे। अब अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, या उनको ये बोलते हैं अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आगे इन्होंने बताया कि इसकी एप्लीकेशंस जो होती है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स में कौन कौन सी रिंग आ जाएंगी? जैसे पेरिडीन आ जाएगा, थायोफीन आ जाएगा, पायरोल, फ्यूरेन, ये सब जो है वो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स है। अब एक और इन्होंने यहाँ पर अनदर लार्ज क्लास के बारे में डिस्कस किया है कि एक और बहुत बड़ी क्लास है हेट्रोसाइकल्स की जो रेफर की जाती है जब वो फ्यूज होती है बेंजीन रिंग्स के साथ। और इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है फ्यूज बेंजीन डेरिवेटिव्स जो है वो पेरिडीन के होंगे, थायोफीन के, पायरोल के, और फ्यूरेन जो है वो क्यूनेलोन का डेरिवेटिव होगा, बेंजोथायोफीन का, इंडोल का और बेंजोफ्यूरोन का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने एक और क्लास के बारे में डिस्कस किया जिसमें बेंजीन रिंग्स जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, और उनके इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताए हैं। अब आगे जो फ्यूजन होता है दो बेंजीन रिंग्स के बीच में, उससे क्या होता है कि एक थर्ड लार्ज फैमिली कंपाउंड की जो है वो जनरेशन होती है। और एनालॉगी जो भी हमने प्रीवियस मेंशन हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पढ़े थर्ड फैमिली कंपाउंड के लिए, वो कौन सी फैमिली है? एक्रिडीन। उस फैमिली के अंदर ये कंपाउंड्स आ जाते हैं। थर्ड फैमिली जो लार्जेस्ट फैमिली के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कंपाउंड्स आ जाएंगे, एक्रिडीन, डाइबेंजोथायोफीन, कार्बाजोल, डाइबेंजोफिरोन या फिर रिस्पेक्टिवली। और आगे इन्होंने बताया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम
यूज करते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बेस पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है। और जो सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स होते हैं जैसे कि एसाइक्लिक डेरिवेटिव्स आ गए, तो उसमें पाइप्रिडीन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है वो कन्वेंशनल अमीन्स और ईथर में भी आते हैं, तो उनको मॉडिफाई किया जाता है स्टेरिक प्रोफाइल से। स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उससे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जो भी स्टडी है वो मेनली फोकस करती है अनसैचुरेटेड रिंग्स पर, यानी कि जिन रिंग्स के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो उन्हीं रिंग्स के ऊपर जो है वो फोकस करती है। अब आगे इन्होंने इनऑर्गेनिक रिंग्स के इन्होंने कुछ बता इनऑर्गेनिक रिंग्स के बारे में बताया है कि कुछ हेट्रोसाइकल्स जो होते हैं उनके अंदर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बोराजीन का एग्जाम्पल दिया है, और साथ में इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन का एग्जाम्पल दिया है, और साथ में इन्होंने एक और कंपाउंड लिखा है S4N4 जिसको बोलते हैं टेट्रा सल्फर टीटेट्रा नाइट्राइड। ठीक है, टेट्रा सल्फर टीटेट्रा नाइट्राइड। तो अब ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई कार्बन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसका जो कंपैरिजन किया गया है ऑर्गेनिक हेट्रोसाइकल्स के साथ, उसमें न्यूमरस उसकी बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। इनऑर्गेनिक रिंग सिस्टम की मेनली एप्लीकेशंस जो है वो क्या है कि वो आयुपैक नेम को रिकमेंड करती है। द हैंसिस वेडमैन नॉमेनक्लेचर से जो है वो इसकी नेमिंग की जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब आगे इन्होंने बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कुछ हेट्रोसाइक्लिक्स की। तो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में बताया, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है थोड़ा सा। और जो भी स्टडी होती है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की वो मेनली फोकस करती है हमारे अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स पे, जैसे कि पहले बताया है। और इसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होंगे वो 5 और 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि पेरिडीन आ जाएगा, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरेन आ जाएगा। और ये सब फ्यूज हो जाते हैं एक बेंजीन रिंग के साथ मिलकर जो एक अनदर बड़ी क्लास को फॉर्म करते हैं। इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, और वो जो फ्यूज बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, पायरोल होंगे, थायोफीन, पेरिडीन, या फिर फ्यूरेन और फ्यूरेन आ जाएंगे, जिसमें क्या आएगा अंदर, फ्यूरेन के अंदर क्या आएंगे, इंडोल के रिंग या बेंजोथायोफीन की, क्यूनोलोन की, ये सब आ जाएंगे। और थर्ड लार्ज फैमिली जो हमने पीछे अभी पढ़ी कंपाउंड्स के बारे में, ये भी यहाँ पर इन्होंने सेम बताया है, वो होती है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग के फ्यूज होने से बनती है। और जो हेट्रोसाइकल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए थर्ड फैमिली कंपाउंड में, वो कौन कौन से हैं, कार्बाजोल आ जाएंगे, डाइबेंजोथायाफीन आ जाएगा, एक्रिडीन, या फिर डाइबेंजोफ्यूरेन आ जाएंगे। अब आगे इन्होंने बताया कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको यूजुअली जो है वो मतलब वो काफी यूजफुल होते हैं, और उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेस पे, जैसे कि पहले भी बताया है। और जो भी सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स होते हैं जैसे कि एसाइक्लिक डेरिवेटिव्स हो गए, ये सब जो है वो इसके एग्जाम्पल है। तो जैसे पाइप्रिडीन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये सब जो है कन्वेंशनल अमीन और ईथर है जिनको मॉडिफाइड किया जाता है स्टेरिक प्रोफाइल से। इसीलिए जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती है उसकी स्टडी जो है वो मेनली फोकस करती है अनसैचुरेटेड रिंग्स पर। अब आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हेट्रोसाइकल्स के, जिसमें कि कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको बोराजीन भी बोलते हैं, हेक्साक्लोरो फॉस्फाजीन भी बोलते हैं रिंग। और एक और ये इन्होंने लास्ट कंपाउंड यहाँ पर बताया था, इस कंपाउंड का नाम था टेट्रा सल्फर टी टेट्रा नाइट्राइड। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा एक बार, तो हमने अभी यहाँ पर दोबारा एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, और ये पे ये जो इन्होंने बताया हुआ है कि हैंसेट विडमैन नॉमेनक्लेचर से जो है वो इसकी हम नेमिंग करते हैं, आयुपैक नेमिंग। तो अब इन्होंने यहाँ पर जनरल फीचर्स बताए हैं 5 और 6 मेंबर रिंग्स के। तो 5 और 6 मेंबर रिंग्स जो होते हैं वो बहुत ही मोस्ट कॉमन हेट्रोसाइकल्स होते हैं, जो कि जिन हेट्रोसाइकल्स के अंदर जो है वो हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, पिराडीन, पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन, ये सब जो है वो हेट्रो एटम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, और ये बेस्ट नोन हेट्रोसाइकल्स होते हैं।
अब आगे इन्होंने यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में बताया है कि एक मॉलिक्यूल जो है पेरिडीन का, उसके अंदर जो है वो हूप होते हैं 6 एटम्स के, मतलब 6 एटम्स। एक पेरिडीन का जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर 6 एटम्स का जो है वो एक हूप अरेंज होता है, और वो जो अरेंज्ड हूप होता है उस वो अरेंज होता है एज अ 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम के तौर पे जो है वो अरेंज होता है, और उसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन मॉलिक्यूल्स जो है वो सब 5 मेंबर्ड रिंग्स आ जाते हैं। ये चीज देखो बच्चों याद रखने वाली है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कितने मेंबर्ड रिंग है। अब जैसे पेरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, इंडोल हो गया, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग है और कौन सा कंपाउंड जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, और साथ में इसके स्ट्रक्चर, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी है तो वो आपके लिए और भी इजी रहेगा लर्न करना, और भी ज्यादा आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो थायोफीन के मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें जो भी है ये सब 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, जो कि कंपोज होते हैं 4 एटम से, 4 एटम्स ऑफ कार्बन से। तो इनमें जो भी एक एटम होता है नाइट्रोजन का आ जाएगा, ऑक्सीजन का, सल्फर का रिस्पेक्टिवली, ये सब जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेरिडीन और पायरोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो पेरिडीन और पायरोल ये दोनों जो है बोथ नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम अलोंग साइड कार्बन एटम विद इन द रिंग। अब पेरिडीन और पायरोल दोनों ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम तो साथ में प्रेजेंट होगा ही होगा, पर उनके साथ साथ जो है वो कार्बन एटम भी उस रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आपने पेरिडीन के बारे में बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं। पेरिडीन और तो वो पिरिडीन के अंदर क्या आता है, एक वो आता है साइटोसिन आता है, और एक थाइमीन आता है, और एक एक और रिंग होती है पिरिडीन और एक पिरिमिडीन। यस, पिरिडीन और पिरिमिडीन। तो एक के अंदर जो है वो साइटोसिन और थाइमीन आ जाएगा, और एक जो पिरिमिडीन होते हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्यूनानिन आ जाएगा, ग्यूनानिन आ जाएगा, और एक और कंपाउंड होता है अभी मुझे थोड़ा रिमेम्बर नहीं, एडेनिन। हाँ, एडेनिन और ग्यूनानिन आ जाएंगे एक के अंदर, और एक के अंदर थाइमीन और साइटोसिन आ जाएगा। यूरिसल भी आता है, लेकिन यूरिसल जो है वो मेन डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। जैसे डीएनए है, डीएनए के अंदर जो है वो साइटोसिन प्रेजेंट होता है, और जो आरएनए है उसके अंदर यूरिसल प्रेजेंट होता है। मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो डीएनए और आरएनए में जो है वो सिर्फ इस एक एटम का या सिर्फ इस एक कंपाउंड का होता है, यूरिसल का। यूरिसल आरएनए में होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। तो ये पिरिडीन जो है ये बायोलॉजी में भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसके बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ना है। तो पिरिडीन और पायरोल दोनों जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कार्बन एटम रिंग्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल नेचर में होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे डीएनए के अंदर भी पिरिडीन और पिरिमिडीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनके जो वो कंपाउंड्स होते हैं एडेनिन वगैरह वो सब कुछ। तो बायोलॉजिकल नेचर में जो है वो ये कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली कंसिस्ट करते हैं, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पिरिडीन और पायरोल रिंग। और ये इस तरह का मटेरियल जो है वो ईल्ड भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पिरिडीन और पायरोल को जो है वो हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो ईल्ड भी होता है बायोलॉजिकली नेचर से, पर काफी स्मॉल अमाउंट में। और वो तभी ईल्ड होगा जब पिरिडीन और पायरोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे करेंगे, मतलब उनको काफी ज्यादा हीट करेंगे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट पर रखेंगे, तभी ये कंपाउंड्स जो है ये फॉर्म होंगे। ठीक है, तभी ये कंपाउंड्स ईल्ड होंगे, बेशक स्मॉल क्वांटिटी में होंगे लेकिन तभी होंगे। इनफैक्ट बोथ ऑफ दी सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस जो है पेरिडीन और पायरोल, ये दोनों सब्सटेंस जो ये डिस्कवर्ड होते हैं विद इन द 1850s। 1850s के टाइम से ये दोनों कंपाउंड्स जो है पेरिडीन और पायरोल कंपाउंड जो है वो डिस्कवर्ड है, जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ बोन्स इन एन ऑयली मिक्सचर। अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि पेरिडीन और पायरोल कंपाउंड्स जो है वो 1850s के बने हुए हैं, और ये फॉर्म कैसे होते हैं, जब इनको जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन, जैसे बोन्स को जो है हड्डियों को जब हीट किया जाता है ऑयल मिक्सचर के अंदर, तब जो है वो पेरिडीन और पायरोल जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं।
लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि प्रेजेंट टाइम में पेरिडीन और पायरोल को केमिकली भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, मतलब कि मैन मेड स्केल पर, लेबोरेटरी मेथड्स पर भी, बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक रिएक्शंस करवाकर लैब के अंदर भी पेरिडीन और पायरोल को जो है वो इजीली सिंथेसिस किया जा सकता है। अब इसका जो मेन कमर्शियल इंटरेस्ट है वो ये लाई करता है कि इसमें जो भी कन्वर्जन होती है सब्सटेंस की, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इसकी कन्वर्जन होती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया डाई स्टफ्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में। पेरिडीन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है इन द एप्लीकेशन ऑफ रबर एडिटिव्स। रबर एडिटिव्स की एप्लीकेशन में पेरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ पर यूज होता है, और ये एक वाटर प्रूफिंग एजेंट भी होता है, सॉल्वेंट में भी इसको जो है वो यूज किया जाता है, एंड अल्कोहल डीनेचुरेंट्स में भी इसको यूज करते हैं, और डाइंग के एडजुवेंट्स में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है पेरिडीन की वो क्या है। सबसे पहले तो पेरिडीन जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है पेरिडीन का वो 388 केल्विन का होता है, और मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका 232 केल्विन का। ठीक है, और पेरिडीन की जो भी ओडोर होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल होती है इसकी, और इसको जो है हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम इजीली जो है वो पेरिडीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है पेरिडीन की वो क्या आ जाएगी कि जो मिसिबल होता है, मतलब पेरिडीन जो है वो मिसिबल होता है एंड इट इज फाउंड विद द वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये पेरिडीन पाया जाता है। मतलब इसका पेरिडीन का जो भी नेचर होता है वो बहुत ही मिसिबल नेचर का होता है, और ये वाटर के साथ भी सॉल्युबल हो जाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ भी सॉल्युबल होता है। पेरिडीन जो होता है वो टर्शरी अमीन की तरह बिहेव करता है, मतलब टर्शरी अमीन की तरह जो है इसका नेचर होगा। और पेरिडीन का जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसको क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट बताया इन द पार्टिसिपेशन ऑफ हेटेरोएटम, मतलब पेरिडीन को जो है वो हेटेरोएटम की पार्टिसिपेशन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसको जो है इसमें यूज करते हैं, और आगे इन्होंने यहाँ पर बताया कि इसको वहां पे यूज करेंगे पेरिडीन को, और उसके बाद क्या आ जाएगा कि पेरिडीन का जो सब्सटीट्यूशन हो गया ऑफ द हाइड्रोजन एटम उसमें भी यूज कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए पायरोल की। पायरोल जो है वो भी कलरलेस होगा, जैसे कि पेरिडीन बताया इन्होंने पीछे कलरलेस है, वैसे पायरोल भी कलरलेस और एक वॉलेटाइल लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो लाई करता है 402 से 404 केल्विन के बीच का है। मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा इसका 250 केल्विन का। अब आगे इन्होंने ये भी बताया है कि जो पायरोल है वो रेडिली सॉल्युबल होता है अल्कोहल के अंदर, मतलब अल्कोहल के अंदर अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है वो, और ईथर में भी सॉल्युबल होता है, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। देखो बच्चों डिफरेंस जो है वो आपको ही लर्न करना पड़ेगा कि पायरोल और पेरिमिडीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस में पेरिडीन किस में सॉल्युबल होता है, किस में सॉल्युबल नहीं होता, और पायरोल किस में सॉल्युबल होता है और किस में सॉल्युबल नहीं होता। अब आगे इन्होंने यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है पायरोल की, पायरोल जो है वो एक्ट करता है बोथ वीक बेस और वीक एसिड की तरह। तो वीक बेस और वीक एसिड की तरह एक्ट करने की वजह से पायरोल जो है वो फॉलोइंग रिएक्शंस में भी काफी ज्यादा परफॉर्म करता है, जैसे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन में, राइमन थाइमन रिएक्शन में, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब आगे इन्होंने फर्दर फ्यूरेन के बारे में बताया। फ्यूरेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब फ्यूरेन जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग हीट्रोसाइकिल होता है, मतलब फ्यूरेन कंपाउंड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन एटम जो है वो एज अ हीट्रोसाइकिल प्रेजेंट होता है, और वो एम्प्लॉयड करता है फॉर द कन्वर्जन टू अनदर सब्सटेंस जिसमें कि पायरोल भी इंक्लूड होता है, मतलब कि वो दूसरे सब्सटेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है जिसमें पायरोल में भी हो सकता है वो। अब जो फरफ्यूरल है इन डेप्थ वो एक केमिकल रिलेटिव होता है फ्यूरेन का, मतलब फरफ्यूरल जो है वो भी एक कंपाउंड है, तो वो जो है वो केमिकल रिलेटिव होता है फ्यूरेन का, जो कि ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, ओट हल से,
कॉर्न कॉब से जिसको एम्प्लॉय किया जाता है वहां से विद इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ नायलॉन। अब नायलॉन की जब प्रोडक्शन करते हैं उसके बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वहां से भी हम फरफ्यूरल को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि सल्फर हेट्रोसाइकिल जो है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो थायोफीन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थायोफीन रिंग के अंदर जो है वो सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। तो सल्फर हेट्रोसाइकिल में थायोफीन रिजेंबल्स द बेंजीन, थायोफीन जो है वो बेंजीन की तरह रिजेंबल करता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसकी तरह ही होती है। अब ये जो है फ्रीक्वेंटली कंटामिनेट होता है, बेंजीन जो है वो कंटामिनेट भी हो जाता है और वो ऑब्टेन भी होता है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज से वो ऑब्टेन भी होता है। और ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ बेंजीन, जब हम बेंजीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं तब थायोफीन जो था वो डिस्कवर्ड हुआ था। मतलब कि बेंजीन की प्यूरिफिकेशन के दौरान जो है वो थायोफीन की डिस्कवरी हुई थी। तो जस्ट लाइक द अदर कंपाउंड्स, अब बाकी कंपाउंड्स की तरह ही इसको प्राइमरली जो है वो यूज किया जाता है कन्वर्जन टू अदर सब्सटेंस में, और फ्यूरेन और थायोफीन जो है वो बोथ डिस्कवर्ड हुए थे विद इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है। अब बच्चों ऐसी बात है ना कि देखो ये सब कंपाउंड्स जो है इनके थोड़े नाम भी सिमिलर होंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सा आइटम प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि फ्यूरेन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन एटम पढ़ा ना, फ्यूरेन के अंदर जो है वो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। थायोफीन के अंदर जो है वो सल्फर एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है वो आपको लर्न होने चाहिए कि कौन से कंपाउंड के अंदर या फिर कौन से रिंग के अंदर जो है वो कौन सा आइटम प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूरेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो फ्यूरेन है वो एक कलरलेस लिक्विड की तरह होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 304 आ जाता है केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 187.5 केल्विन तक का आ जाता है। अब ये जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, फ्यूरेन जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है बेंजीन में। अब यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है कि जो फ्यूरेन है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या आ जाएगा कि फ्यूरेन जो है वो बिहेव करता है एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, ये रेजोनेंस का कंसेप्ट जो होता है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। अगर आपने +2 में आपको याद होगा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस के बारे में, तो रेजोनेंस का जो कंसेप्ट होता है वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट, यानी कि हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी कंसेप्ट है रेजोनेंस का। मतलब उसको उसको जो है एक इमेजिनेशन में उस कंसेप्ट को बनाया गया है। रेजोनेंस कंसेप्ट जो है वो एक इमेजिनेबल कंसेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा +2 के अंदर कि रेजोनेंस के अंदर जो है वो मतलब लाइटली पार्शली स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। इजी कंसेप्ट है रेजोनेंस का, वो आप एक बार देख लेना। और आगे इन्होंने अब यही कहा है कि फ्यूरेन जो है वो भी रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह एक्ट करता है, और ये जो है सल्फोनेशन में जाता है, यानी कि उसमें सल्फर की एडिशन हो जाती है। हेलोजिनेशन मींस उसमें हेलोजन एटम की एडिशन हो जाएगी। नाइट्रेशन नाइट्रोजन एटम की, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप लग जाएगा, एल्काइलेशन में एल्काइल लग जाएगा। और बेल्जेमर हैक फॉर्मलाइजेशन रिएक्शंस जो है ये नेमिंग रिएक्शन होते हैं। बच्चों एक बात और होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शंस भी बहुत होते हैं, जैसे कि रायमन टाइमन रिएक्शन अभी आपने पीछे देखा, कंडेंसेशन रिएक्शन, और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, गैब्रियलमैन रिएक्शन। मतलब ये काफी ज्यादा। तो एक चीज इसमें हमेशा याद रखना कि जो नेमिंग रिएक्शंस होंगे ना उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। मतलब नेमिंग रिएक्शंस को आप कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते। नेमिंग रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, उन रिएक्शंस को जरूर पढ़ना है। कई बार एग्जाम में आपको सिंथेसिस ना भी आए, पर अगर नेमिंग रिएक्शन होगा तो वो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में भी जरूर आ जाएगा। तो बेटर यही है कि जो भी नेमिंग रिएक्शंस है आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, और वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेंगे। कल को आपने एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें भी केमिस्ट्री तो आएगी आएगी। फार्मा में मेन तो केमिस्ट्री ही होती है, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं तो ड्रग्स की भी केमिस्ट्री है, सिंथेसिस है।
तो वो अच्छा है कि अगर आप पहले से उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो या पहले से उसकी रिवीजन वगैरह करके रखो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी वो चीज। तो कोशिश करना है कि आपने जो है ये सब अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको जो है इस चीज का आगे भी फ्यूचर में काफी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।